हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था, रैंकिंग ऑर्डर यानी कि क्रम व्यवस्था हम लोगों ने देखा था। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था। तो आज के टोटली पूरे क्लास में हम लोग देखेंगे, जो हमारा 1 घंटा लगभग चलने वाला है क्लास। तो आज के पूरे क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, बैठक व्यवस्था, जो कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। ठीक है, तो एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न अधिकतर पूछे ही जाते हैं और ज़्यादातर पूछे जाते हैं सर्कुलर से। यानी कि अगर बात करें तो बैठक व्यवस्था की, तो इसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? देखो, 3 पार्ट भी होते हैं, पर तीसरा पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो आपका पजल में आ जाता है और पजल लगभग आपके बैंकिंग में पूछता है, एसएससी लेवल में पूछता है। ठीक है, तो बैठक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो बैठक व्यवस्था दो व्यवस्थाएं हम लोग देखेंगे। कौन से? एक सर्कुलर यानी कि जिसे कहते हैं वृत्तीय व्यवस्था, दूसरा हम लोग देखेंगे लाइनर यानी कि पंक्ति व्यवस्था या पंक्ति क्रम व्यवस्था या पंक्ति बैठक व्यवस्था। ठीक है, तो 2 टाइप के होते हैं और दोनों टाइप को हम क्या करेंगे इस वीडियो में, यानी इस क्लास में आप लोगों के साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो आते हैं पहले की बात करते हैं। तो पहला हमारा है वृत्तीय व्यवस्था। और वृत्तीय व्यवस्था में क्या करते हैं भाई? वृत्तीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? वृत्तीय व्यवस्था में आपको दिया जाता है एक सर्कल, या तो फिर सर्कल कहेगा या गोल मेज कहेगा, या एक वृत्त के आकार में लोग बैठे हुए हैं। इस तरीके के प्रश्न आपके वृत्तीय में पूछे जाते हैं। और वृत्तीय के साथ साथ आपको एक वर्ग की भी बात कर सकता है कि एक वर्ग के चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे वर्ग जब देगा तो वहाँ पे मेंशन करेगा कि वर्ग पे कॉर्नर पे बैठे हैं कुछ लोग और कुछ लोग भुजाओं पर बैठे हैं। तो देखो, व्यक्तियों की संख्या जो होती है, अगर सर्कुलर की बात करें, हम किस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं? वृत्तीय व्यवस्था को। यानी अगर सर्कुलर की बात करें तो सर्कुलर की बात करने से पहले आपको बता दें कि इसमें लगभग कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो 8 व्यक्ति बैठ सकते हैं। आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें 5 से लेके 8 के बीच में या 4 से लेके 8 के बीच में जितने भी हो सकते हैं उतने व्यक्ति को बैठा सकते हैं। पर 8 से ज़्यादा व्यक्ति को बैठाने का मतलब है कि लेवल हाई होना। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात करेगा तो 5 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों की संख्या की बात करेगा आपके सर्कुलर वाले प्रश्न में। तो देखो, सर्कुलर की अगर मैं बात करता हूँ तो सर्कुलर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? अगर मैं पूरे सीटिंग व्यवस्था की बात करूँ तो सीटिंग व्यवस्था यानी बैठक व्यवस्था की अगर मैं टोटल बात करूं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका दिशा निर्धारित करना। दिशा निर्धारित करने का मतलब क्या है कि आप दिशा को देखकर ही आप क्या बताएंगे भाई कि इसका लेफ़्ट किधर है और राइट किधर है। देखो, कहने का मतलब बैठक व्यवस्था में 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपके पूरे प्रश्न को सॉल्व करने का आसान तरीका होता है, और उस आसान तरीक़ों को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। चलो आ जाओ। जैसे अगर मैं बात करता हूँ एक सर्कल की, एक सर्कल पे मान लो 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति या कितने भी व्यक्ति बैठा लो, मान लो 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो एक चीज़ और ध्यान में रखना आप लोग कि जब तक आपको इसमें मेंशन न किया जाए कि हाँ इसका दिशा किस तरफ है, इसका मुख किस तरफ है, तो व्यक्ति का मुख अगर डिसाइड नहीं करता है तो आपके प्रश्न में ऐसा नहीं है कि आपको बताया गया है कि व्यक्ति का फेस किधर है। तो आपको बस इतना कहा है कि एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब जब भी आपको ऐसा देगा, दिशा नहीं देगा, तो आप सबका फेस किधर मानोगे? सर्कल के अंदर मानोगे। जैसे मान लो अगर घर पे कोई फंक्शन होता है, अगर मेज़ के चारों तरफ बैठते हैं तो एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं कि नहीं? आमने सामने कहने का मतलब कि एक दूसरे की ओर। अगर जो वृत्त यानी कि अगर सर्कुलर टेबल है तो सर्कुलर टेबल का मतलब कि सबके फेस किधर होंगे? केंद्र की तरफ होंगे। तो सबके फेस किधर होंगे? केंद्र की तरफ होंगे। अब देखो, बात यहाँ पे ये आती है कि जब केंद्र की तरफ होंगे तब इनका लेफ़्ट और राइट किधर होगा, बस हमको यही पता करना है। इसमें लेफ़्ट और राइट किधर होगा, यही बात बतानी है। तो अगर व्यक्ति का फेस ऊपर की तरफ है तो हम लोगों ने डायरेक्शन चैप्टर में देखा था कि भाई डायरेक्शन में नॉर्थ ऊपर होता है, ईस्ट इधर होता है, साउथ इधर होता है, वेस्ट इधर होता है। ठीक है, और आपको मैंने ये भी बताया था कि जब ऐसी कंडीशन आए तो हर एक व्यक्ति का जो, जैसे कि मान लो बाहर की तरफ बैठा हुआ है, जैसे मान लो ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो
तो इसका लेफ़्ट और राइट किधर होगा? तो ये अपने आप के सामने रख लो, अपने आप के सामने रख लो। तो आपका जो लेफ़्ट जिधर होगा उसका इधर भी लेफ़्ट होगा, जिधर आपका राइट होगा उसका इधर राइट होगा। तो अगर इस व्यक्ति की बात करें, अगर इस व्यक्ति की बात करें तो इसका फेस किधर है? नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ है तो इसका लेफ़्ट किधर होगा? तो लेफ़्ट हमेशा इधर होगा, इसका किधर होगा? लेफ़्ट। राइट किधर होगा? इधर होगा, राइट, मतलब बायां दायां। ठीक है। इस व्यक्ति की बात करें तो इस व्यक्ति का मतलब क्या हो गया भाई? वेस्ट की तरफ हो गया। तो अगर वेस्ट की तरफ हो गया है तो इधर मैं देख रहा हूँ तो मेरा राइट किधर है? ऊपर की तरफ। लेफ़्ट किधर है? नीचे की तरफ। तो यानी इस व्यक्ति का राइट किधर होगा? ऊपर की तरफ, और लेफ़्ट किधर होगा? इधर होगा। क्लियर है? इस व्यक्ति की बात करो तो मैं सामने देख रहा हूँ नीचे, अगर मैं नीचे देख रहा हूँ तो मेरा राइट इधर है, लेफ़्ट इधर है। तो यानी अगर इसकी बात करें तो राइट इधर होगा और लेफ़्ट किधर होगा? इधर होगा। इस व्यक्ति की बात करें तो ये व्यक्ति किधर देख रहा है? इधर देख रहा है। तो ये इधर देख रहा है तो इस लेफ़्ट किधर होगा? ऊपर होगा। राइट किधर होगा? नीचे होगा। तो लेफ़्ट ऊपर और राइट नीचे। तो आप ये सोचेंगे कि सर क्या ऐसा बार बार हमको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा? तो नहीं, बिल्कुल एक आसान तरीका आपको बता देता हूँ। लेफ़्ट और राइट की बात करेगा तो देखो, अगर सभी व्यक्ति का फेस या फेस यानी चेहरा केंद्र की तरफ होगा तो केंद्र की तरफ होगा तो लेफ़्ट घूमना होगा, यानी कि बायां घूमना होगा, बाएं घूमना होगा। तो क्या करोगे? लेफ़्ट जब घूमना होगा, अगर सबका फेस किधर है? केंद्र की तरफ है, तो आपको लेफ़्ट अगर घूमना होगा तो क्या करोगे? क्लॉकवाइज घूमोगे। क्लॉकवाइज का मतलब तो पता ही होगा भाई, घड़ी की दिशा के अनुसार। क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त। अगर राइट घूमना होगा, राइट का मतलब दाएं, दाएं घूमना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? वामावर्त होता है। क्लियर है? अब देखो, अगर मैं एक घड़ी की बात करता हूँ, नॉर्मली घड़ी की, तो घड़ी क्या होता है भाई? ऐसे ऐसे चलता है। तो इसको क्या कहते हैं? घड़ी के अनुसार, यानी कि घड़ी की दिशा के अनुसार। जब घड़ी की दिशा के अनुसार होगा तो क्या होगा? क्लॉकवाइज। ये कैसे चल रहा है? इधर ऐसे, है ना? तो ये क्लॉकवाइज होता है। और एंटी क्लॉकवाइज की बात करेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा। तो घड़ी की विपरीत दिशा ये हो गई। और क्लॉकवाइज की बात करेगा तो घड़ी की दिशा के अनुसार। तो यहाँ पे देखोगे कि लेफ़्ट के बारे में बात कर रहा है तो क्लॉकवाइज, यानी हर एक व्यक्ति का जो केंद्र की तरफ है, लेफ़्ट किधर है? क्लॉकवाइज। लेफ़्ट किधर है? क्लॉकवाइज। लेफ़्ट किधर है? क्लॉकवाइज। लेफ़्ट किधर है? क्लॉकवाइज। क्लियर है? राइट की बात करेगा तो राइट देखो एंटी क्लॉकवाइज। देखो घड़ी ऐसे चलती है, अब घड़ी के विपरीत दिशा में चलने लगा। तो राइट किधर? इधर। राइट इधर, राइट इधर, राइट इधर। क्लियर है? एक पॉइंट और, उसी के आगे, यदि सभी व्यक्ति का फेस, देखो सभी व्यक्ति हो या एक व्यक्ति हो कोई दिक्कत नहीं, सभी व्यक्ति या एक व्यक्ति का फेस यानी चेहरा केंद्र के बाहर हो, केंद्र के बाहर की तरफ हो, तो अब बाहर की तरफ होने का मतलब क्या है? मान लो एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, इसका फेस बाहर की तरफ हो गया, तो केंद्र से बाहर की तरफ है। तो जब केंद्र से बाहर की तरफ होगा तो अगर मान लो इधर मैं देख रहा हूँ तो इधर मेरा राइट किधर होगा? नीचे होगा। लेफ्ट किधर होगा? ऊपर होगा। यानी राइट किधर होगा? नीचे हो जाएगा। लेफ्ट किधर होगा? ऊपर होगा। क्लियर है? या इसी व्यक्ति का देख लो, अगर मैं ऊपर देख रहा हूँ नॉर्थ की तरफ तो मेरा लेफ्ट इधर होगा और राइट किधर होगा? इधर होगा। तो यानी अब जो बात आ गई कि भाई अगर हमको राइट जाना है तो राइट जाने के लिए क्या करेंगे? क्लॉकवाइज जाएंगे। और लेफ्ट जाने के लिए क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट नोट करो, फिर इसके बाद आगे मैं बताता हूं।
और वैसे साथ में ही नोट कर लिया करिए तो आप लोगों के लिए भी अच्छा हो। चलिए आइए, इसके बाद अगर हम देखेंगे, देखो दोनों बात बता दिए कि यदि व्यक्ति का फेस अंदर की तरफ होगा तो लेफ़्ट, यानी कि लेफ़्ट जाने के लिए हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। या तो फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो सीधा सिंपल सी बात है, आप अपने सामने रख लो या अपना इमेजिन कर लो कि हाँ इधर अगर मेरा फेस होता तो मेरा लेफ़्ट किधर होता और राइट किधर होता। सबसे अच्छी बात होती है इमेजिनरी की। अगर ये सब भूल भी जाओगे तो इमेजिनरी सबसे ज़्यादा काम आता है। कि जैसे मान लो इमेजिनरी क्या होता है, अब जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूँ कि आम, तो आम कहते ही आपके मन में वो दृश्य दिखने लगता है, इमेजिन करने लगते हो कि हाँ आम, ऐसा आम होता है। पपीता, पपीता कहने का मतलब तुरंत दिमाग में चलने लगता है हाँ पपीता ये होता है। तो वो क्या होता है, इमेजिनरी, इमेज छपा हुआ है आपके माइंड में। तो ये आपके, अगर आपका फेस की बात करता है तो आपके लेफ़्ट और राइट ये दिमाग में आपके फंसे हुए हैं कि मेरा लेफ़्ट इधर होता है, राइट इधर होता है। अगर लेफ़्ट और राइट में कन्फ्यूजन होते हो तो आपको कुछ, जैसे कि लेफ़्ट और राइट का मतलब क्या होता है, बायां और दायां होता है। तो बायां जानने के लिए क्या होगा कि अपना हाथ ऐसे सामने रखो, तो आप देखोगे इस तरीके से करके तो क्या दिखेगा, बी के शेप में दिखेगा। ये देखो बी के शेप में दिखेगा, दिख रहा है बी के शेप में, तो ये बी के शेप में दिखेगा, इसका मतलब बायां होता है। इस हाथ को देखोगे ऐसे करके वाव की तरफ करके, तो ये देखो डी के शेप में दिखेगा। तो डी के शेप में दिखने का मतलब क्या है, दायां है। तो ये बायां और ये दायां। अगर लेफ़्ट राइट पता करना है तो ऐसे कर लो, तो आपको एल की शेप में दिखेगा, तो एल के शेप में दिखेगा। और इसको देखोगे तो ए उल्टा एल की दिखेगा। तो उल्टा नहीं, सीधा एल की बात करेंगे तो सीधा एल का मतलब लेफ़्ट होता है और लेफ़्ट के अपोजिट क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। क्लियर है? तो बायां दायां नहीं भूल पाओगे आप लोग, ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। तो आप इमेजिनरी के दृष्टि से आप लोग ये भी कर सकते हो कि किसका लेफ़्ट किधर होता है, राइट किधर होता है। क्लियर है? आगे की बात करते हैं। इसके बाद देखो सीटिंग अरेंजमेंट में जो आपका सर्कुलर होता है, यानी सर्कल पे जो बैठे होते हैं, क्लियर है, ये इसको भी मिटा देता हूँ अंदर की वाला, जो आपके सर्कल पे बैठे होते हैं। जैसे मान लो मैं अगर 5-6 व्यक्ति को बैठा देता हूँ, तब की बात बता रहा हूँ, या 4 व्यक्ति भी बैठे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 4 व्यक्ति ही बैठे हैं सर्कल पे। क्लियर है? अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका देखो, इधर क्या होगा, राइट होगा, इधर क्या होगा, लेफ़्ट होगा। तो इधर राइट से क्या है, अगर राइट से दूसरा कहता है तो राइट से यानी इस व्यक्ति से राइट, ये पहला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा कहता है तो ये हो गया, लेफ़्ट से पहला कहता है तो ये हो गया। अगर इसकी बात करें, मान लो मैं नामकरण कर देता हूँ, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो आप ए और बी एक दूसरे के क्या हैं, पड़ोसी हैं। आपसे लैंग्वेज के रूप में कहेगा भाई पड़ोसी है, तो पड़ोसी ए और बी हैं। यानी पड़ोसी का मतलब क्या होता है, जस्ट आपके बगल में। अब चाहे लेफ़्ट में बैठा हो चाहे राइट में बैठा हो, तो पड़ोसी की बात करता है। तो ए का अगर पड़ोसी पूछ रहा है कि ए का पड़ोसी कौन है, तो ए का पड़ोसी बी भी है और ए का पड़ोसी डी भी है। क्लियर है? अगर लेफ़्ट में बोलता है तो लेफ़्ट में आपका कौन सा हो जाएगा भाई, लेफ़्ट में आपका पड़ोसी कौन है, बी है। राइट में पड़ोसी कौन है, डी है। क्लियर है? अब देखो ये पड़ोसी हो गए, तो डी का पड़ोसी कौन हो जाएगा, डी का पड़ोसी ए भी होगा और डी का पड़ोसी सी भी होगा। सी का पड़ोसी कौन है, तो सी का पड़ोसी आपका बी भी है और सी का पड़ोसी आपका डी भी है। बी का पड़ोसी कौन है, तो बी का पड़ोसी ए भी है और बी का पड़ोसी आपका सी भी है। तो ये पड़ोसी होते हैं, नेबर होते हैं। ठीक है? तो ये पड़ोसी वाली बात होगी। अब देखो लेफ़्ट मैंने बायां पहला दूसरा ये भी बता दिया कि अगर इसके बाएं पूछता है तो बायां जिधर होगा उधर बता दो, बायां इधर होगा, दायां उधर होगा। तो यानी बाएं से दूसरा बोलता है तो बाएं से दूसरा का मतलब बायां इधर होगा, तो पहला और दूसरा, तो बी के बाएं से दूसरा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। बस ऐसे ही लैंग्वेज को आपकी इस टॉपिक से जो प्रश्न आएंगे उसमें ऐसे ही लैंग्वेज आपको मिलेगा और इस लैंग्वेज को ही समझना और सॉल्व करना सबसे बड़ी बात होती है। क्लियर? चलो इसके बाद हम आते हैं अपने इस सर्कुलर यानी कि वृत्तीय व्यवस्था के प्रश्न पे। तो प्रश्न देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग किस पे आएंगे, लाइनर पे आएंगे, यानी पंक्ति पे आएंगे कि पंक्ति वाले प्रश्न कैसे होते हैं। क्लियर है? ये पड़ोसी समझ में आ गया, पड़ोसी। क्लियर है? अच्छा, ए और सी के मध्य में कौन बैठा है भाई, या ए और सी के बीच में कौन बैठा है, बी बैठा है। ए और सी के बीच में कौन बैठा है, डी भी बैठा है। क्लियर है? हाँ, तो ये भी होता है कि भाई बी किसके किसके बीच में बैठा है, तो ए और सी के बीच में बैठा है। ठीक है?
डी किसके बीच में बैठा है, तो ए और सी के बीच में डी बैठा है। क्लियर है? चलो आ जाओ, अब प्रश्न की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलो पहला नंबर का जो प्रश्न होगा वो सर्कुलर से आपको दिख गया होगा बोर्ड पे आके आपके प्रश्न आ गया होगा पहले नंबर का। उसको देखिए क्या बोला है, प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, समझा देता हूँ कैसे किया जाता है ऐसे टॉपिक के प्रश्न को। चलिए देखिए क्या दे रखा है भाई, ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। यानी कितने व्यक्ति हैं, तो ए है, बी है, सी है और डी है और ई है और एफ है। यानी टोटल व्यक्ति कितने बैठे हैं भाई, टोटल व्यक्ति आपके बैठे हैं 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। यानी 6 व्यक्ति आपके इस किस पे बैठे हैं, सर्कल पे बैठे हैं, एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं, यही कह रहा है। तो 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कि समान दूरी पर बैठे हुए वृत्त के चारों तरफ। तो कह रहा है कि एफ ए और डी के बीच बैठा है। तो यहाँ पे लैंग्वेज को समझो, जैसे आपसे कहता है कि एफ जो है ए और डी के बीच में बैठा है। ठीक है, दूसरी लाइन आपको क्या कह रहा है, सी ई के दाहिने ओर और ए के विपरीत बैठा है। सी जो है वो ई के दाहिने ओर बैठा है, लेकिन सी जो है वो ए के विपरीत बैठा है। क्लियर है, ए के विपरीत बैठा है। फिर कह रहा है कि ए का निकटतम पड़ोसी कौन है। क्या कह रहा है, ए का निकटतम पड़ोसी। निकटतम पड़ोसी का मतलब वही नेबर जो मैंने आपको बताया कि कौन किसका पड़ोसी होता है। अब देखो 6 व्यक्ति हैं, तो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति हो गए। अब देखो सबका फेस किधर मानोगे, अंदर की तरफ, जब तक कि आपको कोई मेंशन ना किया हो तब भी। क्लियर है। अब देखो ए और डी के बीच में कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो आप इस 6 पॉइंट में कहीं भी मान सकते हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ये नहीं कहा है कि कहाँ पे बैठेगा, पर आप यहाँ पे जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आप किसी को भी कहीं पर भी बैठा सकते हो। ए और डी के बीच में कौन बैठा है, एफ बैठा है, तो मैं कहीं भी मान सकता हूँ। जैसे मान लो ए और डी है, इसके बीच में कौन बैठा है भाई, तो इसके बीच में एफ बैठा है। क्लियर है। मैंने आपसे जस्ट इसके पहले यही चीज़ बताया था कि बीच वाला बोलेगा तो क्या होगा, तो ए और डी के बीच में कौन बैठा है, बी। तो हमेशा कॉमा के बाद से ही हम लोग पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो कह रहा है कि ए और डी के बीच में बैठा है, कौन बैठा है, एफ बैठा है। क्लियर है। सी जो है ई के दाहिने बैठा है, पर ए के क्या है, विपरीत बैठा है। यानी ए के विपरीत का मतलब क्या होता है, अब विपरीत का मतलब आमने सामने। इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत ये हो गया। विपरीत का मतलब एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या होगा, वहीं विपरीत होगा। तो ए अगर यहाँ पे बैठा है तो सी कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। और जो सी है उसकी पोजीशन क्या है भाई, ई के दाहिने है। अब ई के दाहिने का मतलब, अगर देखो अगर ऐसे नहीं समझ में आता कि ई को हमें कहाँ पे रखूँ, तो आप एक बात और अच्छे से समझ लीजिए कि भाई कहना क्या चाह रहा है ये। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है भाई ई के दाहिने, तो इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके बाएं बैठा हुआ है आपका दोस्त, क्लियर है, अगर आपके बाएं आपका दोस्त बैठा हुआ है तो आप इमेजिन न करके आप अपने दोस्त के साथ बैठो और देखो कि जब आपके बाएं बैठा होगा दोस्त, तो आपके दोस्त के बाएं दाहिने आप बैठे होगे। यानी अगर मेरे बाएं बैठा हुआ है ये इंसान, अगर मान लो कोई इंसान मेरे बगल में बैठा हुआ है, तो मेरे क्या बैठा है, बाएं, तो उसके मैं दाहिने बैठा रहूँगा। ये चीज़ आप नोटिस करिएगा कि हर जगह यही होता है। अगर किसी व्यक्ति के किसी 2 व्यक्ति हैं, किसी दोनों व्यक्ति को पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाएं बैठा है, तो दूसरा व्यक्ति के दाहिने बैठेगा कौन, पहला व्यक्ति। तो जैसे अगर कहता है ई के दाहिने सी बैठता है, तो यानी सी के बाएं बैठेगा कौन, ई। तो सी का बायां किधर होगा। अब देखो बायां होने का मतलब फेस किधर है, अंदर की तरफ है, तो बायां किधर होगा भाई,
बायां और दाहिना किधर होगा? अगर मान लो अगर मैं ई को यहाँ पर भी बैठाता हूँ तो ई के दाहिना किधर होगा? दायां। तो दायां आपका किधर होगा? इधर होगा। तो दाहिने कौन बैठना चाहिए? सी बैठना चाहिए। पर सी ए के विपरीत नहीं है ना, तो सी के ए के विपरीत नहीं है, तो यहीं पर हमारा क्या होता है, ये आपका जो मैंने फर्स्ट लॉजिक लगाया ये हमारा गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि भाई ए के सामने तो सी है, ए के सामने मैंने सी को रख दिया, पर यहाँ पे कन्फ्यूजन ये आ गया कि भाई ई के दाएं बैठा है, कौन बैठा है? सी बैठा है। तो ई का दायां किधर है? नीचे की तरफ है। देखो ना, अगर मैं ऐसे देखता हूँ तो मेरा दाहिना किधर है? इधर है। तो दाहिना आपका नीचे है तो दायां सी होना चाहिए, पर ये सी बैठा कहाँ है? ई के जस्ट बाएं बैठा है। तो यहाँ पर क्या होगा? दिक्कत हो गया हमारा किस में कि भाई ये पोजीशन खाली ही नहीं है। देखो ये पोजीशन अगर मैं यहाँ पर सी को बैठाता, तो अगर सी को बैठाता तो इसका मतलब लेफ़्ट किधर होता? सी का लेफ़्ट नीचे होता, और राइट किधर होता भाई? राइट इधर होता। तो अगर राइट इधर होता तो यहाँ पे कौन बैठता? ई बैठता। और ई का दाहिना किधर है, यानी राइट किधर है? इधर है। तो ई के राइट में कौन बैठा है? सी बैठा है। तो सिंपल सी बात है। एक चीज़ आपको बतानी है इसमें, और देखो संभावनाएं होती हैं, टोटली सर्कल वाले प्रश्न में आपके संभावनाएं होती हैं। तो ये जो मैंने पहला संभावना लगाया ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो देखो दूसरी बात ये है कि आप चीज़ों को रिलेट करना सीखो। अगर पहले बार में गलत हो जाता है, देखो गलती अगर ये सोच रहे हो कि हमसे हुई है तो नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि देखो अगर मैंने ऐसा रखा, मान लो आप भी तो अगर पहली बार करते तो ऐसे ही रखते, तो ये आपके दृष्टि से मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि देखो अगर ए और डी के बीच में एफ है, ठीक है, तो क्या अगर मैं ए को यहीं रहने दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ए को यहाँ पर रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए और डी के बीच में ई, क्या ये नहीं होगा? संभावनाएं दो हमारी लागू होती हैं। एक संभावना ये होता है कि ए और डी के बीच में कौन बैठेगा? एफ बैठेगा। एक संभावना ये लागू होता है कि ए और डी के बीच में कौन बैठेगा? एफ बैठेगा। क्लियर है? क्या दोनों में कुछ गलतियां हैं? कोई गलतियां नहीं है, दोनों सही हैं। ए और डी के बीच में एफ, ए और डी के बीच में एफ। तो जब हमारा ये ए और डी के बीच में ये एफ मैंने रखा था तो ये मेरा गलत हो गया। गलत हो गया था कि नहीं? तो यानी कि ये लॉजिक गलत, यानी ये संभावना गलत। संभावना दूसरे पे आ जाओ, तो संभावना दूसरे पे आ जाओ। देखो अगर ये लगता है कि भाई सर जी कि ये ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम तो संभावना ही करते रह जाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि जब तक आप चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ें आपको स्पीड नहीं लेके आएंगी। स्पीड लाना है, अगर समझना है एक ही बार में समझ जाए तो आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस के नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर डी हमारा क्या हो गया? गलत। अगर डी गलत हो तो एफ भी गलत हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो दूसरा संभावना क्या है? ए और डी के बीच में एफ है। क्लियर है? ए के सामने कौन बैठा है? सी बैठा है। और सी जो है वो किसके दाहिने है? ई के दाहिने है। तो बताओ ई के दाहिने सी है तो इसका मतलब ई के बाएं सी होगा, और ई का बायां कौन होगा? तो बायां इधर, यानी लेफ़्ट इधर होगा, राइट किधर होगा? इधर होगा। तो ई जो सी है वो सी के बाएं कौन बैठेगा? ई बैठेगा। तो देखो ई का अगर बात करते हैं तो अगर मान लो ई इधर देख रहा है तो इधर क्या हो जाएगा? इसका इधर राइट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? लेफ़्ट। यही तो कह रहा है कि ई के दाहिने यानी कि ई के राइट में बैठा है। कौन राइट में बैठा है? सी बैठा है। तो ई के राइट में सी बैठा है। अब मेरा बचा है सिर्फ और सिर्फ एक, कौन है? वो बी है। तो बी यहाँ पे हो जाएगा। अब आपसे जो प्रश्न पूछा है वो बता दो कि ए का निकटतम पड़ोसी कौन है। तो निकटतम पड़ोसी आपके ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? बी और एफ। तो कौन सा होगा? ए का निकटतम पड़ोसी, मैंने आपसे कहा था कि ए का निकटतम पड़ोसी ये भी होगा और ए का निकटतम पड़ोसी ये भी होगा। तो आंसर क्या होगा? बी और एफ। क्लियर है? तो ये रहे आपके प्रश्न का आंसर। तो देखो लॉजिक यानी संभावनाएं से ही आप सीखोगे कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं और किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। जब तक संभावनाएं वाले प्रश्न नहीं करोगे तो आपको नॉर्मली प्रश्न तो मिलते ही रहते हैं, नॉर्मली प्रश्न तो आप कर ही लोगे आराम से। क्लियर है? तो संभावना एक हमारा गलत हुआ तो दूसरी संभावना आ गई और दूसरी संभावना हमारी क्या हो गई? सही हो गई। क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे आ गया होगा, उस प्रश्न को देखिए और सॉल्व करिए। सॉल्व जिसका हो जाएगा वो तुरंत कमेंट करेगा, ठीक है। कमेंट करने के बाद आप जब मैं बताऊंगा तो उसके बाद आप आंसर मिला लीजिएगा कि आंसर सही आया है कि नहीं। क्लियर है? चलो आ जाओ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है भाई? प्रश्न नंबर नेक्स्ट यानी अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हुए हैं। 6 व्यक्ति हैं, किधर बैठे हुए? एक वृत्त में बैठे हुए हैं। तो एक वृत्त बना लो, ऐसे सर्कल बना लो एक। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हुए हैं। आगे देखो कह रहा है कि अब देखो यहाँ पर ये नहीं कहा है कि ए बी की ओर उन्मुख है। अच्छा ठीक है, उन्मुख का मतलब क्या होता है भाई? उन्मुख का मतलब कि एक दूसरे के आमने सामने देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ, रख देते हैं कि अगर मान लो ए को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो बी यहाँ पर है, क्योंकि एक दूसरे के उन्मुख है तो सबका मुख किधर होगा? अंदर की तरफ होगा। आगे देखो, अगर कहीं पे आपसे मैंने कहा था कि कहीं पे आपसे मेंशन ना किया जाए कि फेस उनका यानी चेहरा किधर है, तो आप सबका फेस किधर मानोगे? अंदर की तरफ मानोगे, ठीक है। तो ए बी के उन्मुख हो गया, ठीक है। बी जो है ई के दाईं ओर है और सी के बाएं हैं, ठीक है। अब आ जाओ इस लैंग्वेज पे आते हैं। ये लैंग्वेज आपको पिछले क्लास में भी बताया गया होगा कि जब भी आपसे कहता है कि मान लो, बस मानो इस बात को कि ए बी के लेफ्ट में है, या लेफ्ट को छोड़ो, बी के बाईं ओर है और सी के दाईं ओर। तो जब सी के दाईं ओर है ये कह रहा है। दूसरा लैंग्वेज आपसे कह रहा है सेम टू सेम है, ए बी के बाईं ओर है, ए बी के बाईं ओर है और नहीं, यहाँ पे लिखो जो सी के दाईं ओर है, ठीक है। तो जब ऐसे लैंग्वेज आपको मिलेंगे तो देखो सेम टू सेम यहाँ से यहाँ तक का एक जैसा है, फिर यहाँ से यहाँ तक का एक जैसा है, तो अंतर क्या है? सिर्फ इस लैंग्वेज का अंतर है। तो ये लैंग्वेज को ही हमको समझना है कि जब हमारा बीच में लैंग्वेज ऐसा दे दे और आ जाए, लेकिन आ जाए, किंतु आ जाए, तथा आ जाए, परंतु आ जाए, ऐसे शब्द आ जाए, तो इसके आगे जो कहा जाएगा वो किसके लिए कहा जाएगा भाई? पहले वाले व्यक्ति को कहा जाता है। अगर जो आ जाए या जिसका आ जाए, तो जो या जिसका आता है तो इसके आगे जो कही जाती है वो किसको कहा जाता है भाई? सेकंड पर्सन के व्यक्ति को कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है जो आपको बेहद ही ज़रूरी होता है। आप चाहे ब्लड रिलेशन सॉल्व करो, या डायरेक्शन सॉल्व करो, या तो फिर आप सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करो, या तो फिर आप क्रम व्यवस्था सॉल्व करो, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल हर एक चैप्टर में इम्पोर्टेंट होता है। और इम्पोर्टेंट की दृष्टि से मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें ही आप गलतियां करते हो कि जब ऐसा लैंग्वेज देता है तो आप चीज़ों को रिलेट करना नहीं सीख पाते हो कि भाई ये सी जो सी के दाईं ओर कह रहा है बी होगा कि ए होगा। तो अब आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो अगली लाइन में देखो क्या कह रहा है कि बी जो है ई के दाईं ओर है। बी किधर है भाई? ई के दाईं ओर है। इसका मतलब बी के बायां ओर कौन होगा? ई होगा। भाई मैंने आपको समझाया कि भाई जब किसी व्यक्ति के आप दाईं ओर बैठे हो तो यानी उस व्यक्ति जो बैठा हुआ है, देखो कोई व्यक्ति आपके दाईं ओर बैठा है तो इसका मतलब क्या है कि वह जो व्यक्ति है उसके बाईं ओर आप हो। तो अगर आपको नहीं समझ में आता, आप सामने अगर अपने दोस्त हैं तो उनको बैठा लो बगल में और देखो, एक चीज़ों को रिलेट करना सीखो, इमेजिनरी करना सीखो, आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है कि बी ई के दाईं ओर, यानी बी जो है ई के दाईं ओर है तो इसका मतलब बी के बाईं ओर कौन होगा? ई होगा। तो बताओ इसका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा कि इधर होगा? तो लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। तो बी का लेफ्ट इधर है यानी ई यहाँ पे आएगा।
अब देखो ई के राइट में कौन है, यानी ई के दाईं ओर कौन है, बी है कि नहीं भाई, इसका राइट इधर ही तो होगा, तो बी के बाईं ओर कौन है, ई है, सॉरी ई के बाईं ओर बी है। क्लियर है, ये तो कह रहा है कि ई के बाईं ओर बी है और सी के बाएं है, और आ गया तो और आता है तो पहले वाले व्यक्ति की बात करता है, तो पहला वाला व्यक्ति कौन है, तो सी के बाईं ओर कौन बैठा है भाई, बी बैठा है, तो बी जो है वो सी के बाईं ओर बैठा है, तो इसका मतलब बी के दाएं ओर कौन बैठेगा, सी बैठेगा। तो देखो सी का बायां किधर होगा, इधर होगा, तो लेफ्ट, तो सी के बाईं ओर बी बैठा है। क्लियर है, आगे देखो कह रहा है कि सी डी के बाईं ओर है, यानी डी के बाएं कौन है, सी है, तो डी का बायां किधर होगा भाई, डी यहाँ पे बैठा हो, तो डी के बाएं कौन बैठा है, सी बैठा है। क्लियर है, आगे एफ ए के दाईं ओर है, एफ जो है वो ए के दाईं ओर है, तो इसका दायां किधर होगा, इधर होगा राइट, इधर होगा लेफ्ट, तो एफ जो है वो ए के किधर है, दाएं ओर है, तो यानी यहाँ पे कौन होगा, एफ होगा। क्लियर है, अब देखो आगे जो है वो ट्विस्ट है, कह रहा है कि अब डी जो है एफ के साथ अपना स्थान बदल देता है, डी जो है वो एफ के साथ अपना स्थान बदल देता है, यानी डी यहाँ आ जाता है, एफ यहाँ आ जाता है। क्लियर है, और ई जो है बी के साथ, यानी कहने का मतलब ई बी के स्थान पे आ जाता है और बी ई के स्थान पे आ जाता है, यानी ई यहाँ पे आ जाता है और बी यहाँ पर आ जाता है। तो बताना क्या है भाई कि डी के बाईं ओर कौन बैठेगा, तो डी के बाईं ओर कौन बैठेगा, तो डी के बाईं ओर कौन बैठा है भाई। अब बात ये आती है कि डी कौन से डी की बात कर रहा है ना, कौन से डी की बात कर रहा है, कि जो पिछला वाला बैठा है उस डी की बात कर रहा है, कि आप जो बैठा है वो उस वाली बात कर रहा है। तो देखो जब प्रश्न का अंत हो तो इसका मतलब जो आपको बैठा हुआ मिले उसी की बात कर रहा है, तो यानी अब जो है वो डी के स्थान पे एफ हो गया और एफ के स्थान पे डी हो गया, तो डी हमारा कहाँ बैठा है, यहाँ पे, तो डी के बाईं ओर कौन बैठा है भाई, ए बैठा है, तो आंसर क्या होगा, ए। क्लियर है, तो डी के बाईं ओर कौन बैठा होगा, ए बैठा है। क्लियर है, चलो तो ऐसे प्रश्न आते हैं आपके किस में, सर्कुलर वाले प्रश्नों में, यानी कि जो सर्कुलर का क्वेश्चन होता है इस सब के टाइप में ऐसे प्रश्न आते हैं। क्लियर है, चलो आगे नेक्स्ट प्रश्न करते हैं इसी के आधारित, यानी कि जो कहते हैं सर्कुलर पे ही आधारित एक और प्रश्न करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्लियर है, चलो आगे जो प्रश्न होगा, अगला प्रश्न जो आपका है वो आपके बोर्ड पे आ गया होगा, तो अगर स्क्रीन पे आ गया तो उसको भी देखिए प्रश्न को क्या कह रहा है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ तब से, इसको रहने देता हूँ, इसको समझने में थोड़ा सा वो होगा। तो बी के ए किसकी बात कर रहा था, पहले प्रश्न की बात कर रहा था। चलो आगे प्रश्न जो दिया है उसको देखो क्या दिया है भाई, कि 6 मित्र ए बी सी डी और एफ, यानी कि ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 मित्र हैं, एक वृत्त में बैठे हैं, सी डी के बाईं ओर है, तो आ जाओ एक वृत्त बना लो। अब 6 व्यक्तियों की बात हो रही है तो 6 व्यक्ति भी बना लो। देखो जब भी आप पंक्ति बनाओगे यानी व्यक्तियों को बैठाओगे तो हमेशा ये कोशिश करना कि एक दूसरे के आमने सामने सब रहें, तो वो चीज़ कभी भी गलत नहीं होती। क्लियर है, तो कह रहा है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में बैठे हैं, सी डी के बाईं ओर है, यानी सी जो है वो डी के बाईं ओर है, तो डी को कहीं पे रखो और उसके बाईं ओर बना दो सी को, तो कहीं पर भी रख दो, मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ डी, तो डी के बाईं ओर कौन है, सी है, तो बायां किधर होगा, इधर होगा, तो सी यहाँ पर होगा। क्लियर है भाई, बायां इधर ही होगा, ऐसे रख लो अपने आप को, देखो बायां किधर है, इधर है, तो बायां किधर है, इधर है, तो सी इधर होगा। एफ ए और ई के बीच में है, ठीक है।
तो एफ ए और ई के बीच में होगा तो इसका मतलब क्या हो सकता है, दो संभावनाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी, कि एफ ए और किसके बीच में, ई के बीच में। तो ए और ई के बीच में कौन बैठेगा, एफ। या तो फिर ये हो सकता है, या तो फिर ए और ई के बीच में बैठेगा कौन, एफ। ठीक है, दो कंडीशन हो गए, दो आपके क्या हो जाए, संभावनाएं हो गए। आगे देखो क्लियर हो जाएगा। और जो है ई जो है एफ और डी के बीच में बैठा है, तो ई जो है वो कहाँ पे बैठा है, एफ और डी के बीच में बैठा है। तो इसका मतलब एफ और डी के बीच में बैठेगा तो मतलब क्या हो जाएगा कि एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, ई बैठा है। तो एफ यहाँ पर होगा, तो अगर एफ और ई यहाँ पे है तो इसका मतलब क्या होगा, ए यहाँ पर होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो ए और ई के बीच में एफ बैठा है, तो ए और ई के बीच में एफ बैठा है। अगली लाइन कह रहा है कि ई जो है वो एफ और डी के बीच में बैठा है, तो ई जो है एफ और डी के बीच में बैठा है। क्लियर है। अब बचा हमारा एक, तो उसको रख दो यहाँ पर, यहीं पर बैठेगा। तो प्रश्न में आपसे कह रहा है कि एफ के बाईं ओर कौन है, तो एफ यहाँ पे बैठा है, तो इसका राइट इधर यानी दायां इधर, तो बायां इधर होगा। तो बाईं ओर पूछ रहा है, तो बाईं ओर कौन बैठा है, ई बैठा है। आंसर क्लियर है। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे लाइनर, यानी कि पंक्ति की बात करेंगे अब हम लोग कि पंक्ति वाले प्रश्न कैसे आते हैं और किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। हेडिंग डालेंगे लाइनर यानी कि पंक्ति व्यवस्था। इसको नोट डाउन कर लिया ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह लागू होता है। ठीक है, और इसी में अधिकतर गलतियाँ हो जाती हैं जिसके वजह से आपका आंसर नहीं आ पाता है, कि आप ये कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई कि कौन सी यानी किस व्यक्ति की बात कर रहा है। तो आप हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं लाइनर पे यानी कि पंक्ति व्यवस्था पे। पंक्ति व्यवस्था की बात करते हैं तो आपको एक सीधी रेखा मिलेगी, या तो बोलेगा सीधी रेखा में बैठे हैं, या तो बोलेगा एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। क्लियर है, इस टाइप के प्रश्न में। तो एक पंक्ति की बात करते हैं, देखो सेम टू सेम उसी प्रोसेस पर ही रहेगा जैसे हमने सर्कल पे किया था, बस इसमें यह है कि भाई उसमें सर्कल पे बैठे होते थे और इसमें क्या है, एक लाइन पे बैठे हैं। तो जब लाइन की बात होगी तो हमेशा लेफ्ट इधर होगा, हमेशा कोई भी लॉजिक चेंज नहीं होना है, हमेशा लेफ्ट इधर यानी कि बायां इधर होगा और राइट इधर होगा, राइट मतलब दायां इधर होगा। क्लियर है। तो अगर लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, तो बीच में आपको व्यक्ति को बैठाने हैं। तो बीच में मान लो ये व्यक्ति बैठ गए, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक, अब देखो व्यक्ति का फेस की बात करता है, तो अगर नॉर्थ की बात करेगा तो आप बता सकते हो कि व्यक्ति का फेस ऊपर होगा। साउथ की बात करेगा तो आप बता सकते हो कि व्यक्ति का फेस नीचे है। ईस्ट की बात करेगा तब क्या बताओगे। अब इधर तो बता ही नहीं सकते क्योंकि ये पंक्ति पे इधर तो बैठा नहीं सकते हो। इधर अगर इधर फेस करके बैठाओगे भी तो व्यक्ति बैठेगा कहाँ, यहीं पर ना बैठेगा, तो अब व्यक्ति को बनाओगे कि नहीं इस तरीके से ना। तो याद रखना कि भाई एक पेयर होता है नॉर्थ और साउथ का, ईस्ट और वेस्ट का। ठीक है, तो जब भी नॉर्थ का देगा तो ऊपर आप बनाओगे, साउथ देगा तो नीचे बनाओगे। अब देखो दो दिशाएं की बात करेगा, जब भी आप एक पंक्ति में दो दिशाओं की बात करेगा तो आप नॉर्थ और साउथ मान सकते हो। क्लियर है। ठीक है, पर अगर एक ही दिशा की बात कर रही है तो आप चाहे नॉर्थ पूछे चाहे साउथ पूछे, आपको बनाना किधर है, ऊपर की तरफ ही बनाना है। क्लियर है। ईस्ट और वेस्ट का पूछे तब भी आपको ऊपर की तरफ ही बनाना है।
यानी हर एक व्यक्ति का फेस किधर बनाना है आपको, हमेशा ऊपर की तरफ बनाना है। तो इससे क्या होगा कि आपके जस्ट सामने होगा, और जब आपके जस्ट सामने होगा तो इसका मतलब हम आपके, जैसे मतलब कहने का मतलब अब जब आपके सामने जो डायरेक्शन बना होगा तो वो आप बता सकते हो उसका लेफ़्ट किधर है और राइट किधर है। क्लियर है? तो आ जाओ, इसमें अगर लेफ़्ट पूछता है तो इधर ही होगा, राइट पूछता है इधर ही होगा, इसलिए मैंने कहा कि ये फिक्स है कि लेफ़्ट इधर ही होगा, राइट इस पंक्ति का इधर ही होगा। तो अगर ए और बी सी डी की बात करें, ई एफ जी की बात करें, तो अगर नेबर की बात करें यानी कि पड़ोसी की बात करें, तो वही चीज़ है, मैंने आपसे फिर कह रहा हूँ कि सेम वही चीज़ें हैं। पड़ोसी की बात करता हूँ तो ए का पड़ोसी सिर्फ और सिर्फ कौन है, बी है, बस इसमें यही चेंज हो जाता है कि इसमें ए की पड़ोसी पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ बी है, बी का पड़ोसी पूछेगा तो ए और सी दोनों है, सी का पड़ोसी पूछेगा तो बी और डी दोनों है, डी का पड़ोसी पूछेगा तो ई और सी दोनों है, एफ का पड़ोसी पूछेगा या ई का पड़ोसी पूछेगा तो डी और एफ दोनों है, एफ का पड़ोसी पूछेगा तो ई और जी दोनों हैं, पर एफ का पर जी का पड़ोसी पूछेगा तो केवल और केवल एफ है। तो याद रखना, सिर्फ कॉर्नर वाले के एक पड़ोसी होते हैं, बाकी सबके दो दो पड़ोसी होते हैं। ठीक है? अब देखो, अगर मध्य की बात करता है तो बी और डी के बीच में कौन बैठा है, सी, डी और एफ के बीच में कौन बैठा है, ए। तो इसी प्रकार से लैंग्वेज आपसे पूछेगा और सॉल्व करना। और जो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट बताए थे, तथा और लेकिन किंतु परंतु वाला, और एक और था जो या जिसका वाला, उस पॉइंट को भी इसमें शामिल किया जाता है, और वही पॉइंट आपको मतलब कि इस प्रश्न में क्या उलझने लेके आता है। ठीक है? तो उलझने नहीं लेके आना है, यानी कि आपको दिमाग में डाइवर्शन नहीं लेके आना है अपने आप से। ठीक है? तो आप आ जाओ, इसके टाइप के प्रश्न की बात करता हूँ कि इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न नंबर 1 आपको दिख गया होगा, पंक्ति से रिलेटेड वाला। तो देखिए, पढ़िए उसको एक बार कि कैसे प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो प्रश्न क्या दे रखा है कि भाई एक 6 लड़के, कौन कौन से 6 लड़के हैं, ए बी सी डी और ई और एफ, ये 6 लड़के हैं। कह रहा है कि एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखो, एक पंक्ति में किधर की मुख करके बैठे हैं, पश्चिम की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। 3 3 6 ज़्यादा बना दिए, 7 बना दिए, सॉरी, 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखो, मैंने फेस ऊपर क्यों माना, क्योंकि मैं अगर पश्चिम ऊपर मानता हूँ, क्या कह रहा है भाई, पश्चिम की ओर, अगर मैं पश्चिम ऊपर की ओर मानता हूँ तब भी मेरा लेफ्ट इधर ही होगा और राइट इधर ही होगा। अगर मान लो ये ऐसे मैंने पंक्ति बना दिया, सबका मैंने पश्चिम की तरफ कर दिया, तब भी आपका लेफ्ट इधर ही रहेगा, राइट इधर ही रहेगा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि जब एक दिशा की आपके प्रश्न में बात हो तो आप एक दिशा को ऊपर ही मानो, चाहे जो भी दिशा की बात किया जाए। जब दो दिशाएं की बात किया जाए और दोनों दिशाएं पेयर में होते हैं, दक्षिण और उत्तर का पेयर होता है, पूर्व और पश्चिम का पेयर होता है, तो जब 2 दिशाओं की बात किया जाएगा तब आप दिशा को बनाएंगे कि हाँ, ये दिशा इधर देख रहा है, ये दिशा इधर देख रहा है। पर जब एक सिंगल दिक् की बात करेगा तो हमेशा ऊपर मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्लियर है? ठीक है? आगे देखो, कह रहा है कि डी ए और सी के बीच में बैठा है। ठीक है? तो जब भी लाइनर का प्रश्न आए तो आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ उसमें ढूंढने का प्रयास करिए कि पंक्ति का अंतिम छोर पे कौन कौन बैठे हैं। ये आप ढूंढ लोगे ना तो आप बीच में रखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पूरा सॉल्यूशन जो होगा वो सही आएगा। तो अगर इसमें दिया है तो ठीक है, नहीं तो जैसे कह रहा है वैसे रखा जाएगा। तो देखो, कह रहा है दूसरे वाले लाइन में, कह रहा है कि बी जो है सी के ठीक दाएं बैठा है लेकिन एफ के बाएं बैठा है। तो ये हो गया। इसके बाद कह रहा है कि ई जो है दाएं छोर पर नहीं है। दाएं छोर पर कौन है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ से हमको क्लियर नहीं हो पाया कि भाई दाएं छोर पे या बाएं छोर पे कौन बैठा है, इसका हमको पता नहीं चला। तो आ जाओ संभावनाएं पर आते हैं। संभावनाएं क्या कहती हैं हमारा कि 1 2 3 4 5 6, 2 संभावनाएं हम आपको बताएंगे। दोनों संभावना में एक सही होगा और एक गलत हो जाएगा। आगे देखो कह रहा है
हाँ देखो, ए और सी के बीच में बैठा है, कौन बैठा है, डी बैठा है। तो ए और सी के बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है। ये पहला संभावना हो गया। फिर देखो आगे की लाइन कह रहा है, देखो ए और सी के बीच में डी बैठा है, ठीक है। मैं इसी में एक और मानता हूँ, क्या मानता हूँ भाई, कि ए और सी के बीच में डी बैठा है, ए और सी के बीच में डी बैठा है, और यहाँ पर भी मैं मान लेता हूँ कि ए और सी के बीच में डी बैठा है। तो इसको चलो जाने दो, दूसरे लाइन को जाने दो, मैं एक ही लाइन में आपको समझा दूंगा, क्लियर है। देखो ए और सी के बीच, यहाँ अगर मैं ए को मानता हूँ तो ए और सी के बीच में डी बैठा है। अगर ए को मैं यहाँ पे मानता हूँ तो ए और सी के बीच में डी बैठा है। अगर ए को मैं यहाँ पे मानता हूँ तो ए और सी के बीच में डी बैठा है। ए को यहाँ मानता हूँ तो ए और सी के बीच में डी बैठा है, ठीक है। और इसके आगे तो ए को मान ही नहीं सकता, इसके आगे कोई बैठा ही नहीं है, क्लियर। फिर देखो आगे की लाइन में कह रहा है कि बी जो है वो सी के ठीक दाएँ बैठा है। अब बी जो है वो सी के ठीक दाएँ बैठा है, तो दायां कोई किधर होगा, इधर ही होगा। अब सी के ठीक दाएं बैठा है तो इसका मतलब ये वाला तो हट गया भाई, सी के दाएं तो बैठ नहीं सकता, तो ये वाला तो खत्म हो गया। अब सी के ठीक दाएं कौन बैठा है भाई, बी बैठा है, तो बी बैठा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर सी है तो यहाँ पर बी बैठेगा, यहाँ पर सी बैठा तो यहाँ पर बी बैठेगा, ठीक है। ठीक दाएं की बात कर रहा है। आगे देखो, लेकिन एफ के बाएं है, लेकिन जो है एफ के बाएं है, तो अगर बताओ, अगर सी के ठीक दाएं बी बैठा है पर एफ के बाएं बैठा है कह रहा है, तो बायां तो इधर ही होता है, यानी एफ इसके आगे आएगा। तो जब एफ इसके आगे आएगा तो एफ इसके आगे आने के लिए तो जगह ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत, तो ये दोनों गलत हो गए, ठीक है। तो एफ के ठीक बाएँ हैं, तो इसका मतलब एक संभावना ये बनता है और एक संभावना ये बनता है, ठीक है। फिर आगे देखो कह रहा है कि ई दाएं छोर पर नहीं है। ई जो है वो दाएं छोर पर नहीं है, तो इसका मतलब ई अब बैठाओगे कहाँ पे, क्योंकि मैंने इसको सही माना है तो ये सही हुआ, तो ये आ गया। तो जब इसको मानते हो तो कह रहा है कि अगर इसको मानते हो ऊपर वाले को, तो मतलब कि ई यहाँ पर आएगा, और यही कह रहा है कि ई दाएं छोर पर नहीं है, तो इसका मतलब ई कहाँ है, बाएँ छोर पर है। तो अगर बाएं छोर पर है तो ये ऊपर वाला सारा गलत हो गया, नीचे वाला सारा सही हो गया। तो आप एक बार पढ़ के इसको मिला सकते हो कि सही सही किया गया है कि नहीं। तो देखो कह रहा है कि ए और सी के बीच में डी बैठा है, तो ए और सी के बीच में डी बैठा है। बी सी के ठीक दाएं है, बी जो है वो सी के ठीक दाएं है, क्लियर है। लेकिन एफ के बाएं हैं, तो लेकिन आ जाता है तो पहले वाले व्यक्ति की बात करता है, तो पहले वाला व्यक्ति कौन है, बी है। तो एफ के बाएं कौन बैठा है, बी है। तो एफ यहाँ है तो इसका बायां इधर होगा, तो एफ के बाएं कौन बैठा है, बी है, ठीक है। ई पंक्ति के दाएं छोर पर नहीं है, यानी ई दाएं छोर पर नहीं है, तो ई दाएं छोर पर नहीं बैठेगा, तो ई कहाँ बैठेगा, बाएं छोर पे। ये आपके हो गए। और आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है बता दो कि दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो दाएं छोर पर आपका एफ बैठा है, क्लियर है। तो ये आपके प्रश्न हैं, और इसी तरीके से आपके प्रश्न सॉल्यूशन किए जाते हैं। देखो अगर प्रश्न को आप चाहो तो आसान से भी कर सकते हो, पर देखो कहने का मतलब जब आपको ये पता हो कि भाई ये पहले से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो आप फिक्स करके बैठा सकते हो। तो जब आप फिक्स करके बैठाने वाला चीज़ उसमें है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, संभावना ही तो कर सकते हो कि हाँ भाई ए यहाँ पे भी बैठ सकता है, ये भी मेरा सही हो सकता है, ए यहाँ पर भी बैठ सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो जब आपको ये लगता है कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आपकी क्या बन जाती है, एक संभावना बन जाती है कि तीनों में। अब देखो कहने का मतलब आपको प्रश्न दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि तीनों में से एक ही सही होगा, तीनों तो सही हो नहीं सकते। तो वो आपके लिए उसमें से दो क्या हो जाएंगे, संभावना हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। तो संभावनाएं जो आपको करना है वो करिए, पर उसके साथ साथ आप जैसे जैसे प्रश्न आपसे कहता है वैसे वैसे आप उसका सॉल्यूशन करते चले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके बोर्ड पे आ गया होगा, उसको देखिए और बताइए। तो लाइनर और सर्कुलर दोनों ही आसान प्रश्न होते हैं, बस आप चीज़ों को रिलेट करना सीख जाइए। देखो लाइनर में क्या है कि आपको अगर लगता है कि भाई मेरे प्रश्न में
दिया हुआ है कि अंतिम छोर पर कौन बैठा है, तो पहले उसको बैठा लो, क्योंकि वही आपको क्या कहेगा कि सही सही आपका आंसर ले आके देगा। तो अगर आपको पंक्ति का अंतिम छोर नहीं पता चला तो आप इस तरीके से संभावना मानकर कर सकते हो, तो आपका चीज़ें जो है एकदम सही सही बैठेंगे। ठीक है, तो आपके प्रश्न जो दिया गया है आपको, अगला प्रश्न जो आपको दिया गया है वो क्या है भाई, क्या कह रहा है, पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं, तो पेड़ मान लो पेड़ है, कबूतर तोते के दाईं ओर है, तो जो है कबूतर वो किधर है, तोते के दाईं ओर है। तो मैंने आपसे कहा था कि लेफ्ट हमेशा इधर होगा, राइट हमेशा इधर होगा, है ना। तो कबूतर अगर यहाँ पे बैठाते हो तो ये किसके दाईं ओर है, तोता के, तो यानी तोता कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा, तभी तो तोता के दाईं ओर बैठेगा कौन, कबूतर। तो अगर ऐसे नहीं समझ में तो ऐसे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पंक्ति पे आ जाते हैं हम लोग। तो कबूतर जो है तोते के दाईं ओर बैठा है, सही है, तोते के दाईं ओर कौन बैठा है, कबूतर बैठा है। गौरैया तोते के ऊपर बैठा है, तो तोते के ऊपर कौन बैठा है, गौरैया बैठा है। क्लियर है। फिर कह रहा है कि कौवा कबूतर के बगल में है। अब देखो कबूतर के बगल में होने का मतलब कौवा इधर तो बैठ नहीं सकता, बचा किधर, इधर, यहाँ पे कौन बैठा है, कौवा बैठा है। फिर कह रहा है कि क्रेन कौवे के नीचे बैठा है, यानी कौवे के नीचे कौन बैठा है, क्रेन बैठा है। फिर पूछ रहा है क्या कि कौन सा पक्षी केंद्र में है। ये कौन सा सवाल है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल था कि कौन सा पक्षी केंद्र में है। तो कौन सा पक्षी केंद्र में है भाई, आपको दिख रहा होगा केंद्र में कौन बैठा है। अब इधर से भी देख लो, अगर इस लाइन को मैं बैठा हूँ तो गौरैया हो गया, ठीक है, इसके नीचे तोता हो गया, फिर अब इसी के जस्ट बगल में बैठा है कौन, कबूतर, और फिर नीचे बैठा है क्रेन, और फिर यानी क्रेन और कौवा बैठा है, कौवा के नीचे क्रेन बैठा है। ठीक है, तो बीच में कौन बैठा होगा। अगर ऐसे देखते हैं तो ये दोनों एक तरफ हो गए, ये दोनों एक तरफ हो गए, तो बीच में कौन बैठेगा, कबूतर बैठेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी सही होगा। क्लियर है। तो ये रहे आपके क्या लाइनर से प्रश्न। चलो एक और प्रश्न कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये टॉपिक भी आपका क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगले टॉपिक पे यानी कि आपके सिलेबस के अनुसार आपके अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई कि एक पंक्ति में 5 घर, कौन कौन से 5 घर हैं, एक पंक्ति में 5 घर हैं, कौन कौन से भाई 5 घर हैं आपके, ए बी सी डी और ओ है। ठीक है, एक पंक्ति में बात कर रहा है तो एक पंक्ति में ही रहेगा, और 5 घर हैं तो 1 2 3 4 और 5 घर हैं, तो पंक्ति का लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है। ठीक है, तो आपसे अगर किसी के डायरेक्शन की बात की तो आप फेस ऊपर बना लो, और नहीं भी बनाओगे तो भी मैंने कहा कि आपका लेफ्ट और राइट इधर ही होता है। तो आ जाओ, क्या कह रहा है कि 5 घर हैं, ए बी के दाईं ओर है और सी के बाईं ओर है। यानी अगर मैं कहूँ कि ए जो है वो किधर है, बी के दाईं ओर है, तो यानी ए अगर यहाँ पे बैठेगा तो बी के दाईं ओर बैठेगा कौन है, ए। तो बी के दाईं ओर कौन है, ए है। तो ऐसे ही तो पढ़ते हैं, कॉमा के बाद से ही हमेशा लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि ए कॉमा बी के दाईं ओर है, तो यानी बी के दाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है। तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है। और भी संभावनाएं हो सकते हैं, बी के दाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है, बी के दाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है। या फिर यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ कि बी के दाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है। ठीक है, आगे देखो, आगे की पंक्ति कह रही है कि इसके बाद कि और सी के बाईं ओर है, तो और आ गया तो किसके लिए, फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है। फर्स्ट पर्सन कौन है, ए है, तो यानी सी के बाईं ओर कौन है, ए है। सी के बाईं ओर ए होने का मतलब क्या है कि इसके आगे तो कोई स्थान नहीं है, तो ये हट गया, तो सी का बायां इधर होगा तो बाईं ओर ए है। सी है तो सी के बाईं ओर ए है, सी है तो सी के बाईं ओर ए है। क्लियर है। फिर आगे देखो, कह रहा है कि ओ जो है वो ए के दाईं ओर है, ओ ए के दाईं ओर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ओ जो है
वो ए के दाईं ओर है तो ए का दायां किधर होगा, इधर होगा। अब जब ए का दायां होगा इधर, तो या तो फिर ओ यहाँ पर हो सकता है, या तो फिर ओ यहाँ पर हो सकता है, और सी भी कहाँ पे हो सकता है, इधर भी हो सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे फिक्स नहीं किया हुआ है कि कौन सा सी किधर रहेगा। ठीक है, तो सी यहाँ पर है तो ओ आगे तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। सी यहाँ पर है तो सी यहाँ पर भी हो सकता है, और सी या ओ यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, देखो इसका मतलब ये लॉजिक अलग है, क्योंकि देखो प्रश्न ही अलग तरीके से, क्योंकि आपसे ये कह रहा है कि देखो आगे ऊपर वाली पंक्ति में कह रहा है कि सी के बाईं ओर ए है, तो मैंने कहा ठीक है सी के बाईं ओर मैंने ए को बना दिया। तो देखो सी के बाईं ओर ए है तो इसका मतलब ये है कि भाई जस्ट है कि थोड़े दूर पे या बाईं ओर से दूसरा है, ये कंक्लूजन तो किया नहीं है। फिर आगे देखो कह रहा है कि भाई ओ जो है ए के दाईं ओर है, तो ओ कहाँ पे है, ए के दाईं ओर है, तो दाईं ओर पहले पे है कि जस्ट पहले पे है कि दूसरे पे है, ये फिक्स नहीं है। तो दोनों का फिक्स हम करने के लिए इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई सी यहाँ पर भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ओ यहाँ पर भी, सी यहाँ पर भी हो सकता है। तो यही सेम कंडीशन ऊपर पे लगाते हैं, तो दो संभावना अभी भी मेरा बच्चा है, और दोनों संभावना में से एक ही सही होगा और एक गलत होगा। तो देखो आगे की लाइन में कह रहा है कि बी डी के दाईं ओर है, यानी डी के दाईं ओर कौन है, बी है। तो बताओ बी के जगह बचा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि डी यहाँ पर ही रहेगा, तभी तो डी के दाईं ओर बी होगा। तो यही कह रहा है कि डी के दाईं ओर बी है। क्लियर है। तो पूछ रहा है कि बीच में कौन सा घर है, तो बीच में कौन सा घर है भाई, तो बीच में आपका ए वाला घर है बीच में। क्लियर है। तो इस लॉजिक से प्रश्न क्या समझ में आया भाई, कि आपको जब देखो एक कंडीशन ये है कि जब आपको पोजीशन नहीं दिया रहेगा तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, पर पोजीशन दिया रहेगा तो सॉल्व कर सकते हो, पर पोजीशन नहीं दिया रहेगा तो ऑब्लिक या तो करके मान सकते हो। ये तो नए तरीके का प्रश्न है, तो आपके लिए नया होगा। ठीक है, तो मैंने देखा था इस प्रश्न को, तो मैंने सोचा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, तो आपको बताना उचित रहेगा। ठीक है, तो ये थे आपके सारे सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न। सारे सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न का मतलब सिटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न आपके दो ही आते हैं एग्ज़ाम में। आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से, एक लाइनर होता है, एक सर्कुलर होता है। तो दोनों टॉपिक को हम लोग क्लियर कर चुके हैं, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग अगले चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।